नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। एक क्वेश्चन आपके आएंगे इसमें से। मैं आपके सहूलियत के लिए आपके क्वेश्चंस को और आपके रिवीजन को ईजी बनाने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें पहले ही लिख दिया हूँ। जैसे क्वेश्चंस हो गए, हमें क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैट्रिक्स पढ़ना है तो इंजीनियरिंग के भी बच्चे मैट्रिक्स पढ़ते हैं, 11-12 के बच्चे मैट्रिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। और आपको भी मैट्रिक्स पढ़ना है तो आपको किस वे में पढ़ना है, कौन सा तरीका आपको अपनाना है मैट्रिक्स में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चंस को जल्दी करेंगे और कितना जल्दी इसको रिवीजन के तौर पे लेके आएंगे, ठीक है। मेरा मानना है कि मैं मुश्किल से 2 या ढाई घंटे की क्लास में आपको मैट्रिक्स पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। आप भी क्या याद रखोगे कि हाँ सर, मैट्रिक्स पढ़ा और सारी चीज़ें मुझे रिवाइज हो गई, सारे कंसेप्ट मेरे याद हो गए, सारे क्वेश्चंस मैंने कर लिए। और जब आप मैट्रिक्स पढ़ लोगे तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपके पास जो भी सेट बना है, जो भी प्रैक्टिस सेट है, जो भी आप टेस्ट लगाते हो वहाँ पे लगाओ, क्वेश्चंस करो, है ना। फिर आपको पता चले कि जो मैं पढ़ाया हूँ सारी चीज़ें वहीं से आई हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें वही है, सारे टीचर वही पढ़ाते हैं, लेकिन किसी किसी का पढ़ाने का तरीका अपना अपना होता है ना। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, कैसे कोई पढ़ाता है, कैसे कोई नहीं पढ़ाता है। अब देखो, आपको मैं आज के डेट में काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दूंगा और बहुत जल्दी बता दूंगा, बहुत मतलब कि शॉर्ट में, और सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिसेस क्या होते हैं, मैट्रिक्स बोलो या मैट्रिसेस, बात एक ही है, ठीक है। मैट्रिसेस प्लुरल हो गया और मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। चलिए देखिए, मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स को देखो, हमेशा डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए करना क्या है, डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि ये 2 लाइन खड़े होते हैं, ठीक है। बट मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये चीज़ें मतलब ग्रेटर ब्रैकेट्स है ना के अंदर होती हैं चीज़ें, ठीक है। मान लेते हैं इस मैट्रिक्स को मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है। ए में मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे 2 0 3 4 2 1 1 3 2 -1 2 0, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है, इसमें 2 बातें होती है, समझना इस चीज को क्या। अब देखो यहां से मैं क्या करता हूं, जैसे ये ठीक है। ठीक है, ये क्या है तो रो बोलते हैं इसको। ये क्या है, रो है। अब बात आती है कॉलम क्या है, ठीक है। रो समझ में आ गया। आप जैसे हॉरिजॉन्टल जो भी है ना, हॉरिजॉन्टल नंबर्स डिजिट, उनको रो बोलते हैं हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली जो है उनको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। वर्टिकली कॉलम ऐसे भी देखते हो आप लोग, खड़ा होता है ना, लगाते हैं ना पिलर, कॉलम बोलते हैं ना, वो खड़ा होता है। तो खड़े वाले लाइन क्या होंगे आपके, कॉलम होंगे, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखिए मैं बताता हूँ कॉलम कौन से आपके। ये जो चीजें हैं ये क्या है, कॉलम है। ये क्या है, कॉलम है, ठीक है, कॉलम। और इसको ए से मान लेते डिनोट के, ये एक मैट्रिक्स है ना। अब इसको कहने का भी तरीका है। अब देखिए, इसमें कितने रो हैं, 4 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो बोला जाएगा कि ए जो एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 4 × 3। ऑर्डर हमेशा ये लिखते हैं। पहला वाला आपका जो लेटर है ना, पहला वाला जो डिजिट है वो किसको दर्शाता है, रोज को दर्शाता है। जो दूसरा वाला है वो क्या दर्शाता है, कॉलम को दर्शाता है। तो एक मैट्रिक्स है जिसका रोज कितना है, 4, और कॉलम कितने हैं, 3, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझ में आया कि मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं। वेरी सिंपल सी बात थी, है ना। चलिए आइए अगला चीज देखते हैं। अगला चीज क्या है आपके लिए, अगला मैंने एक जनरल मैट्रिक्स आपके लिए लिख रखा है पहले से। देखिए एक मैट्रिक्स है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये अंक आपके सामने आया, ठीक है। ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में, और A2 क्या है, सेकंड। मतलब फर्स्ट रो, ये 1 किसको दर्शा रहा है, फर्स्ट रो को, और ये 2 किसको दर्शा रहा है, सेकंड कॉलम को, है ना। मतलब इसका स्थान क्या है, तो इसका स्थान मैट्रिक्स में क्या है, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में है। तो ये चीज आप आराम से समझ सकते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उस तरह ये फर्स्ट रो nth कॉलम में है ना। अब आगे ये, तो देखिए ये सेकंड रो, अब ये कौन सा रो आ गया, सेकंड रो है ना। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस तरह सेकंड रो nth कॉलम, है ना। आप उस तरह ये कि अब मान लेते हैं इसको 1 2 इस तरह बढ़ते बढ़ते अपन m तक आ गए, ठीक है। तो ये m रो है और फर्स्ट कॉलम है, क्योंकि इसका स्थान क्या है, फर्स्ट कॉलम में।
उस तरह देखिए m रो सेकंड कॉलम में है, ठीक है, ये m रो थर्ड कॉलम में है, ठीक है, उस तरह ये m रो n कॉलम में है ना। तो यहाँ पे जो चीजें आपके सामने आएंगी वही आपका क्या होता है, ऑर्डर होता है। यहाँ पे अगर पोजीशन आपको देखना है कि इस एलिमेंट का यहाँ पे जो डिजिट है इसका पोजीशन क्या है, तो इसको बोलेंगे क्या, तो m इंटू एन ऑर्डर में है। ये समझ में आ गया। ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर में है, ये जो मैट्रिक्स है आपके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बना लिया, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू एन ऑर्डर, ठीक है। अब आप देखिए इस चीज को ऐसे कर लीजिए, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इस तरीके से aij, ठीक है, ऑर्डर क्या है m इंटू एन, समझ में आ गया। aij ऑर्डर क्या है m इंटू एन के फॉर्म में, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। आप इसको ऐसे भी दर्शा सकते थे, है ना, तो ये चीज ऐसे लिखना या फिर ऐसे लिखना, ठीक है, aij m इंटू एन ऑर्डर। यहाँ i क्या है, रो को दर्शा रहा है, और j क्या है, कॉलम को दर्शा रहा है, ठीक है। अभी इस पे एक सवाल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ये कंसेप्ट है, ठीक है, कि आप मैट्रिक्स को एक जनरल फॉर्म मैट्रिक्स का क्या होता है, ठीक है। आइए चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। करेक्ट कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 2 वेयर aij बराबर i माइनस j का होल स्क्वायर अपॉन 2। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स आप कंस्ट्रक्ट कीजिए, बनाइए, जिसमें 3 रो और कितने कॉलम होने चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए। 3 रो और कितने कॉलम होने चाहिए, 2 कॉलम, यानी ऑर्डर क्या है 3:2 का। तो चलिए यहाँ पे कौन सा, ये फर्स्ट रो है, यहाँ पे क्या आएगा, इस प्लेस पे i की जगह भी 1 और j की जगह भी 1, क्योंकि i क्या है 1 है और j भी 1 है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना। तो 1 माइनस 1 0 अपॉन समथिंग 0। यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, j किसको दर्शा रहा है, कॉलम को। तो यहाँ पे जो चीज आएगा, यहाँ पे जो अंक आएगा वो फर्स्ट रो में तो होगा बट सेकंड कॉलम में होगा ना। तो 1 माइनस 2 यानी -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 अपॉन कितना होगा यहाँ पे, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अब मान लेते हैं कि यहाँ पे तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 माइनस 3 यानी -2 का स्क्वायर करेंगे 4/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। क्लियर है चीज, समझ में आ गया। सॉरी ये आपका है थर्ड रो सेकंड कॉलम तक ही जाना है ना अपने को, इसको थर्ड कॉलम अपने को आना नहीं है, ठीक है। ये 3 रो सेकंड कॉलम का, ठीक है, कॉलम तो 2 ही होंगे, तीसरा जाना ही नहीं, ठीक है, आगे अपन बढ़ गए थे, खैर कोई नहीं। चलिए तो फर्स्ट रो आ गया, अब चलिए सेकंड रो पे, तो i की जगह क्या रहेगा 2 रहेगा और 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर है, ये 1 अपॉन क्या हो गया आपका 2। चलिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे सेकंड रो 2 आएगा यहाँ पे, तो 2 माइनस 2 0 अपॉन समथिंग 0। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ बताइए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो i की जगह 3 और j की जगह क्या आएगा फर्स्ट आएगा 1 आएगा, है ना। तो 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर कितना 4/2 कितना हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1/2। क्लियर है चीज। तो देखिए इसमें रोज कितने हो रहे हैं, ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो, यानी कि फर्स्ट रो है ये, सेकंड रो है, और ये कितना है थर्ड रो है। कॉलम की बात करें तो देखिए ये फर्स्ट कॉलम और ये क्या है सेकंड कॉलम। तो देखिए 3:2 के फॉर्म में आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आ गया। तो यही चीज था कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3:2 वेयर aij बराबर i माइनस j का स्क्वायर अपॉन में 2। क्लियर है ये चीज। तो ये सवाल से आप लोग समझ चुके होंगे कि आपसे ऐसा भी सवाल आ सकता है, तो आप सवाल कर लेंगे। यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन आपको दे देगा i और j के फॉर्म में, और आपके सामने ये चीज दिया रहता है पोजीशन। तो कोई भी एक फंक्शन हो सकता था i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 देता, हो सकता था i इंटू जे अपॉन 2 का होल स्क्वायर देता, कुछ भी दे सकता था, है ना। कोई भी एक फंक्शन आपके सामने दे देगा, ठीक है। तो फंक्शन दे देगा तो आप क्या करेंगे, उसको सेटिस्फाइड करके आंसर निकाल सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स। क्लियर है चीज। चलिए आइए आगे कंसेप्ट को समझते हैं। अगला कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। मतलब मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के मैट्रिक्सेस होते हैं, उनको समझना है अपने को, ठीक है। तो आपके सामने है यहाँ पे सबसे पहला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखिए कि m जो है डज नॉट इक्वल टू n होना चाहिए। m क्या है, डज नॉट इक्वल टू n। m किसको डिनोट करते हैं, m बराबर होता है नंबर, चलिए इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ रोज
डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखिए कुछ एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ए एक मैट्रिक्स है ना, जैसे 2 3 4 5 6 7। अब बताइए इसमें क्या है, ये 3 आपके 2 इंटू 3 है, 2 रो 3 कॉलम, ठीक है। एक मैट्रिक्स बी बना लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 0 1 2 1 2 -1, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने रो हैं, 4 रो, कॉलम कितने हैं, 3 हैं, तो 4:3। तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है चीज? ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे m जो है n के इक्वल नहीं है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे पर, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज आप लोगों को? कोई डाउट नहीं? तो चलिए आइए अगला मैट्रिक्स देखते हैं। अगला मैट्रिक्स का प्रकार क्या है, तो आप लोगों को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ चुका होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, आयताकार अवयव इसको बोलते हैं ना हिंदी में। बट आप लोग इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आप लोग एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ जीडी आपको करना पड़ेगा, और जीडी इंग्लिश में ही आपको करना होगा। तो आपको इंग्लिश अभी से हैबिट रखनी होगी, है ना। चलिए आइए आगे देखते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स होने का मतलब ये है कि उस कंडीशन में n जो आपके सामने, वो मैट्रिक्स किस में होना चाहिए, एक ही रो में होना चाहिए, ठीक है। मतलब उस कंडीशन में अगर बोला जाए तो m इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जबकि n जो है आपके सामने कुछ भी हो सकता है ना। m हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए n बराबर कुछ भी हो सकता है, n बराबर कुछ भी हो सकता है, बट आपको कंडीशन ये है कि उसमें आप सिर्फ इतना देखिए कि m बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसको अपन क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, जैसे देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4, है ना। बताइए क्या है, 1 इंटू 4 का है कि नहीं। तो m की वैल्यू कितनी है, 1 है, मतलब 1 ही रो होना चाहिए। जैसे देखिए एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं ना, 1 2 3, है ना। ये कितना है, 1 इंटू 3 का, है ना। समझ में आ गया? तो ये मैट्रिक्स कैसा है, रो मैट्रिक्स है ना। रो मैट्रिक्स समझ में आ गया आप लोग को। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो उसमें जो है कॉलम तो चाहे कितना भी हो, कॉलम समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम, ठीक है। बट आपके सामने क्या होना चाहिए, रोज की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आइए, तो मेरे ख्याल से आप लोग रो मैट्रिक्स समझ चुके होंगे। अब कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, कॉलम मैट्रिक्स में आपके सामने क्या है, n बराबर 1 होना चाहिए, बस n बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसमें रोज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए जैसे एक मैट्रिक्स A लिया हमने, 0 1 2, ठीक है। तो ये 3 रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट कॉलम कितना है, 1 है ना। जैसे एक हमने मैट्रिक्स B ले लिया यहाँ पे, 1 0, ठीक है। तो इसमें रो कितना है, 2, बट कॉलम कितना है, 1 है, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया। हमने समझा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब आ गया ये कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आसान था, ठीक है। आ गया ये स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में यहाँ पे सिंपल सी बात है कि रोज इज इक्वल टू कॉलम। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बता रहा हूं कि रोज जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, कॉलम के बराबर होना चाहिए। रोज इज इक्वल टू कॉलम्स कर दो, है ना। रोज इज इक्वल टू कॉलम। देखो कैसे, मान लेते हैं कि A 1 2 3 0 4 5 6 0 1, ठीक है। तो इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं और 3 कॉलम है ना। 3 रो हैं एंड 3 कॉलम है, ठीक है। जैसे एक मैट्रिक्स हम B लिख लेते हैं, ठीक है, 1 2 2 1। इसमें कितने हैं, 2 इंटू 2 है ना। तो इसका बोल सकते हैं कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स का, जैसे अभी तक हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल लेते हैं, तो वहां पे क्या बोल रहे थे, m इंटू n ऑर्डर। वहां पे यही बात बोल रहे थे कि ये m इंटू n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। लेकिन यहां पे आप बोल सकते हैं कि A
is a square matrix order ऑर्डर 3। यहां पे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि 3 into 3। देखिए क्यों, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होता है जब m इज इक्वल टू n होता है, तो आप एक ही लिख सकते हो ऑर्डर 3, ठीक है, क्योंकि आपने यहां पे ऑलरेडी लिख लिया स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। उस तरह बोल सकते थे B इज अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर कितना है उसका, ऑर्डर 2, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख सकते थे इस चीज को, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि रोज इज इक्वल टू कॉलम्स होते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स समझिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स ये होता है कि आपके सामने एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए अब आप सोचेंगे कि सर यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों नहीं ले रहे हैं। देखो मैं आपसे बोलूं ये 1 2 3 2 1 4, ये क्या है, तो 2 into 3 का। अब बताइए इसका डायगोनल क्या होगा? इसका डायगोनल निकल के आ रहा है क्या? नहीं निकल के आ रहा है। कोई भी विकर्ण निकल के आ रहा है? नहीं निकल के आ रहा है। तो डायगोनल मैट्रिक्स उसी का होता है जो हमेशा या ऑलरेडी क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डायगोनल नहीं होता है। लेकिन अब बात आती है कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हमने ये जाना कि डायगोनल मैट्रिक्स हम निकालते मतलब किस मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में एक प्रकार होता है, उस प्रकार को अपन क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। वो प्रकार देखो कौन सा होता है। इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, जैसे देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको हमेशा अपन D से डिनोट करते हैं। किससे? डायगोनल मैट्रिक्स को हमेशा D से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे A 0 0 0 B 0 C 0 दे दो 0 दे दो एंड C दे दो, ठीक है। तो देखिए ये जो डायगोनली है ना, ये चीज डायगोनल ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे, ये नहीं कि ऐसे आप खींच देना, नहीं बिल्कुल ऐसे। ऐसे जो होते हैं वो डिफरेंट नंबर हो सकते हैं या एक भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब इस डायगोनली वाले नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स के जो नंबर होते हैं इनको छोड़ के बाकी सारे नंबर्स क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, है ना। और ये ऑर्डर इनका कितना है, 3:3 का। आप इस डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं A B C, ठीक है। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं A B C, आप इसको, लेकिन यहां पे आपको देना होगा 3 into 3, नहीं तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा रो मैट्रिक्स। क्लियर है ये चीज? ये कैसा हो जाएगा मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमने इसको D1 लिया था, एक D2 बना लो आप। जैसे एक D2 मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे A 0 0 B, है ना, ये 2:2 का है ना। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, A B, ठीक है। और ये आपके सामने देखिए, इसके अंदर जो होता है ना, कॉमा देते हैं अपन, याद रखिएगा, A B, है ना। अब चाहे आप 2:2 लिख दो या कॉमा दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स दर्शाने का ये भी तरीका है, ठीक है। आपको मैंने क्या बात बताई, यहाँ पे डायगोनली जो अंक होंगे उनको छोड़ के, डायगोनली जो नंबर होंगे उनको छोड़ के बाकी सारे नंबर क्या होंगे, तो 0 होंगे, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल्स एलिमेंट्स, है ना। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स होता है कि सम ऑफ ऑल डायगोनली एलिमेंट्स, है ना। लेकिन यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि ये चीज जो है आपके सामने कि डायगोनल मैट्रिक्स का ही सम ऑफ ऑल मतलब कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकाले, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए मान लेते कोई एक मैट्रिक्स मैंने दे दिया A, ठीक है ना, 1
2 3 0 1 2 2 1 4। तो आपसे पूछी जाए कि ट्रेस ऑफ ए निकालो, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, 1 + 4 यानी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 1 + 4 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्या आएगा 1 + 1 + 4 यानी कि 6। मतलब इसमें जो डायगोनल्स के नंबर है इनको आपको जोड़ना होता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं अपन, बी ले लेते हैं ना, 3 1 0 2 1 0 1 0 1 है ना। चलो एक और बढ़ा दो दोनों तरफ से, 1 1 4 2 है ना, 2 1 3 4, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये बताइए ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं? नहीं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालेंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स कहीं डायगोनल होते हैं, लेकिन मैंने ये बोला था कि डायगोनल मैट्रिक्स का ही ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स नहीं निकालते हैं, अपन किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बताइए ट्रेस ऑफ बी क्या होगा यहाँ पे? तो इसको जोड़े 3 + 1 4 + 1 5 और 4 9, यानी कि मैं ऐसे लिख देता कि आपको याद रहे 3 + 1 + 1 + 4 यानी कितना 4 3 7 2 9, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे कलर भी कर देता हूँ ताकि आप, हालांकि मैं लिख दे सम ऑफ ऑल डायगोनल्स एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इनका आप क्या करना है, सम निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? देखिए आपको जो है ना आपके एग्जाम में बस छोटे छोटे कंसेप्ट के सवाल आएंगे, ठीक है। बट आपको ये रखना है कि कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए, कंसेप्ट जो आपने पढ़ रखा है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से छोटी छोटी बातें होती है। इसमें क्या है कि आपके मेमोरी का गेम है, कंसेप्ट थोड़ा बहुत और जो चीजें आपके साथ गुजर चुकी हैं उनको आपको याद रखना है, ठीक है। सिंपल सिंपल सी ये बातें हैं। क्लियर है? छोटी छोटी सी बातें। अगर आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स नहीं पता है, सवाल आ गया एक मैट्रिक्स देखिए इसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालिए, तो नहीं पता है तो आप कैसे निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको जाननी चाहिए, है ना। आगे देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है ना। अभी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, है ना। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? तो सेम होंगे। अब डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, अब देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि स्केलर मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स, मतलब कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो जहां भी डायगोनल का यूज हो रहा है वो मतलब समझ लेना कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या डायगोनल आता है? नहीं आता है। तो यानी कि हम आपने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स ऐसे होता है जैसे कि मान लेते हैं ए, हमने एक मैट्रिक्स बनाया, हमने एक मैट्रिक्स क्या बनाया? ए बनाया, ठीक है ना। देखो 1 2 ले लो, 0 0 0 2 0, ठीक है, 0 0 2। अब देखिए डायगोनल के जो मैट्रिक्स है वो सारे क्या है? सेम है, 2 2 है ना। एक हम मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, ठीक है, जैसे 4 0 4 0 0 4। ये भी कैसा मैट्रिक्स है? तो स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है? तो 3 × 3, और इसका ऑर्डर कितना है? तो 2 × 2, है ना। इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 2। क्लियर हो गया? तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स आपको समझना, डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या है? सेम है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है आपके? तो सेम है, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर है चीज? तो स्केलर मैट्रिक्स आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, मेरे ख्याल से अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। क्लियर है? तो अब आप लोगों ने स्केलर मैट्रिक्स समझ लिया होगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स में देखिए क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पे कोई भी अंक हो सकता था बीच में, है ना। डायगोनली कोई भी डिजिट हो सकता था। बस स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि यहाँ पे कोई भी एक अंक आएगा, कोई भी एक अंक आएगा, हो सकता है 1 1 आ जाए, हो सकता है 2 2 आ जाए, हो सकता है 3 3 आ जाए, हो सकता है 4 4 आ जाए, है ना। तो ये स्केलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है।
क्लियर है चीज। तो स्केलर मैट्रिक्स समझने के बाद चलिए आइए आगे देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, मतलब कि इस कंडीशन में, हालांकि हम इसको किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए एक और ले लीजिए आप लोग, 1 0 0 1, ये भी क्या आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, ये 3 इंटू 3 का, ये कितना है 2 इंटू 2 का है ना। सबसे पहली बात तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है, ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इस बात को आप ध्यान में रखना। तो चलिए इन तीनों में मैं एक रिजल्ट आप लोगों को बताता हूँ, रिजल्ट को आप समझ जाओगे एक बार में ही। ये नोट है, यहाँ पे नोट क्या है, नोट को समझो पहले, नोट को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स मैं एक लिख रहा हूँ, दो अंक का, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स जैसे देखिए 2 0 0 4, ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, 2 2 0 0 दे दो, है ना, ये स्केलर मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, है ना, ये है। तो देखिए मैं आपको बोल सकता हूं कि क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपन डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बिल्कुल, बट डायगोनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन होता है कि ये डायगोनली 1 होना चाहिए, जबकि डायगोनल होने के लिए क्या होना चाहिए था कि बस डायगोनल पे कोई भी अंक हो, बाकी सब 0 हो। ठीक है, उस तरह में बोलो कि एक बात सोचो कि स्केलर मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो स्केलर मैट्रिक्स को भी अपन डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोलो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो इस चीज को मैं आपको समझाने के लिए देखो एक डायग्राम बनाया हूं, डायग्राम शायद समझ जाओगे आप लोग कि बीच वाला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी या यूनिट दोनों बात मैं लिख देता हूं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, बीच वाला क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, बीच वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो पिंक वाला पार्ट है, मतलब इस गोले को अपन बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। और ये क्या है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को भी डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी और यूनिट को ही बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप सोच रही है कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स को भी स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो शायद इस डायग्राम से आप लोग समझ चुके होंगे। आप लोग इसी तरीके के डायग्राम अगर एग्जाम में दिमाग पर रखते हैं तो मेरे ख्याल से आपको चीजें ज्यादा लर्न रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया ये बात आप लोगों को। और चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10, फाइंड ट्रेस ऑफ आई, है ना। अब एक आई जो है आपके सामने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 10, है ना। ऑफ ऑर्डर 10 कहने का मतलब क्या है कि आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें 10 रो और 10 कॉलम है, और आइडेंटिटी है मतलब कि 1 1 ऐसे करके कितना टाइम्स आएगा, ये यहाँ पे आएगा 10 इंटू 10, है ना। तो ट्रेस ऑफ आई कितना होगा बताइए, ट्रेस ऑफ आई कितना होगा फटाफट बता दीजिए। तो 10 हो जाएगा क्योंकि डायगोनली सम करेंगे, है ना। ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, तो 10। क्लियर है, समझ में आ गई ये चीज आप लोगों को। ट्रेस ऑफ आई मतलब ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को समझिए आप लोग। नल मैट्रिक्स जिसमें कि सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, और देखिए नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये भी एक क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो देखिए नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ए है, ये क्या है, नल मैट्रिक्स, ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2 का। ठीक है, चलिए एक मैट्रिक्स और बना लीजिए। ये कितना है 3 इंटू 3 का, है ना।
तो देखिए नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, इसमें ऑर्डर कितना है 2:2, इसमें 3:3, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। खास करके इस बात का ध्यान रखना आप लोग, जिसके सारे एलिमेंट्स जो होते हैं आपके क्या होते हैं, जीरो होते हैं, जिसके सारे टर्म्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ये भी क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मैं बताता हूं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे कि देखो ए आई जे बराबर 0 होगा जब आई का मान ग्रेटर देन जे होगा, जबकि आई का मान ग्रेटर देन जे होगा, ठीक है। मैं 4 एलिमेंट की बात बताता हूं, 1 2 3 एंड 4। बताइए यहां पे आई की वैल्यू कितनी है, मतलब रो कौन सा है, 2 है, और कॉलम कौन सा है, 1 है। तो यहां पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यहां पे 0, ठीक है। अब बताइए यहां पे क्या है, आई और जे बराबर बराबर है, यहां पे भी आई और जे बराबर बराबर है। यहां पे क्या है, आई जो है आपके जे से क्या है, छोटा है। 0 सिर्फ वही होना चाहिए जहां पे आई जो है जे से क्या हो, बड़ा हो, आई जो है जे से बड़ा हो, यानी इन तीनों पे कोई ना कोई अंक होना चाहिए, कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, जैसे 2 3 एंड 4। वैसे भी आप सोचो कि ये जो आपके सामने एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, बताइए। एक ट्रायंगल ये बन रहा है ना, है ना। और ये मैट्रिक्स के कौन से भाग पे बन रहा है, तो अपर भाग पे बन रहा है ना। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। चलिए आइए हम बात करते हैं 3 पे, ले लेते हैं 3 पे, है ना। ये क्या था, 2:2 था। अब मैं 3:3 पे बात कर लेता हूं। देखिए यहां पे फिर से क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो आई की वैल्यू कितनी है, सेकंड, आई का मान क्या है, सेकंड पे है, लेकिन फर्स्ट कॉलम में है, तो यहां पे ये 0 होगा, ठीक है, क्लियर है। यहां पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो थर्ड रो हो गया, कॉलम तो फर्स्ट ही है। यहां पे अगर बात करें, यहां पे देखो, यहां पे 3 में बात करें, हम बना रहे हैं कितना, 3:3 का। यहां पे देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर से थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या हो गया, बराबर हो गया। इस पे डायगोनली क्या होता है, i इज इक्वल टू जे होता है, क्योंकि देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस कंडीशन में तो होगा नहीं, और इससे ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी अंक ले लो, 1 2 3 4 5 इवन 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलिए। यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल, क्लियर हो गया चीज। तो ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल के ऊपर वाले पार्ट पे, मैट्रिक्स के ऊपर वाले पार्ट पे ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। उस तरह अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स समझ गए। और मैंने आपको एक कंडीशन भी बता दिया है, इस कंडीशन को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ए आई जे बराबर 0, जहाँ पे आई का मान अगर ग्रेटर देन 0 है, उस कंडीशन में ए आई जे उस प्लेस पे किसका मान आएगा, तो 0 का मान आएगा, 0 वैल्यू आएगी वहां पे, ठीक है। वहां पे अपन क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। आइए देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि इस बार जो है ना, नीचे वाले पार्ट पे आपका क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, नीचे वाले पार्ट पे आपका ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। जैसे देखिए, है ना, एक यहाँ 0 दीजिए, 1 2 3, ठीक है। आप आगे इसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं आप। ये देखिए ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब नीचे वाले, ऊपर वाले मतलब कि अपर में ऊपर और लोअर मतलब नीचे, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप समझ चुके होंगे, ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 है ना, 6 ले लो, 0 0 0, ठीक है, क्लियर है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2×2 का। ये कौन सा मैट्रिक्स है, 3×3 का, क्लियर है। मैं यहां पे भी ट्रायंगल बना के दिखाता हूं, ठीक है। देखिए ये कौन सा ट्रायंगल बना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना है, ठीक है। अभी हमने थोड़ा देर पहले क्या पढ़ा था, इसके जस्ट पहले वाले स्लाइड में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आई थिंक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखिए
एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है थोड़ा समझिएगा। एलिमेंट्री मैट्रिक्स उसको बोलते हैं कि देखिए कोई भी यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कोई भी यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखिए मान लेते हैं कि हमने दिया एक आई, हम ले लेते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, एक हम क्या ले लेते हैं आई यूनिट मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना, ये क्या आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स उसको बोलते हैं कि देखिए इसके रो या कॉलम को किसी एक को चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनता है उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए मान लेते हैं कि मैं इसी से एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपको बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे पहला मैट्रिक्स मैंने बनाया, इस वाले रो को उठा के सेकंड स्थान पर, सेकंड वाले को उठा के फर्स्ट स्थान पर मैंने रख दिया, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, है ना, मैं बना के दिखाता हूं आपको। मैंने फर्स्ट रो को उठा के सेकंड पे, सेकंड को फर्स्ट पे, यानी कि 0 1 0 एंड 1 0 0, ठीक है, एंड 0 0 1, थर्ड को ऐसे रख दिया। तो ये कैसा मैट्रिक्स बन गया, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। चाहे आप कोई कॉलम को भी चेंज करें, जैसे फर्स्ट कॉलम को सेकंड थर्ड कॉलम के साथ चेंज करके दे दो, है ना। तो फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम को यहां पे लाओ, बीच वाले को ऐसे रहने दो, इसको इधर लेके आ जाओ। तो ये क्या हो गया, एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, फर्स्ट रो को, है ना, चेंज किया किससे, सेकंड रो के साथ, है ना। यहां पे हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को किससे चेंज किया, थर्ड कॉलम के साथ, ठीक है। बात समझ में आ गया आप लोग को ये चीज। तो इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ, इसमें फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ, मतलब आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स के किसी भी रो या कॉलम को चेंज करने के बाद जो आपके सामने मैट्रिक्स बनता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्लियर है चीज। जैसे आपके ऑप्शन में एग्जाम में दे देगा 4 मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा कि इनमें से फाइंड एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप यूनिट मैट्रिक्स तो आप जानते हैं कि अगर मान लेते हैं 2 × 2 का है तो उसमें 2 बार 1 होगा, 3 × 3 का उसमें 3 बार 1 होगा, है ना। तो देखिए कि किस पैटर्न पे ये चेंज कर रहा है। अगर चेंज उसमें आ रहा है कि हाँ ये चेंज सही किया है, देन वो आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो जाएगा। मैंने आपको फिर से बता दिया कि इसमें कोई भी एक रो या एक कॉलम को आप एक दूसरे से चेंज करके एलिमेंट्री मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स से, ठीक है। क्लियर है चीज, कोई डाउट नहीं। मेरे ख्याल से आप लोगों को एलिमेंट्री मैट्रिक्स समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं अगला प्रकार क्या है मैट्रिक्स का। यहां पे आपके सामने क्या है, कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स, है ना। देखिए कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स क्या है कि दो मैट्रिक्स का कंपेयर करना, क्या करना, कंपेयर करना, है ना, तुलना करना, ठीक है। तो देखिए कंपेरेबल मैट्रिक्स ऐसे होता है कि सेम ऑर्डर मैट्रिसेस आर ऑलवेज कंपेरेबल, मतलब कि यहां पे इस बात का ध्यान रखिए कि वैसे मैट्रिक्स को ही अपन तुलना कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम है। जैसे देखो यहां पे मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें है 2 1 1 2 3 कर लेते हैं, है ना। ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2 × 2 का है ना। और एक मैट्रिक्स हम बी ले लेते हैं और ये ले लेते हैं 1 2 3 4 2 1, है ना। ये क्या है, 2 × 3 का, है ना। तो ये ए और बी क्या है, नॉट कंपेरेबल है। ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल, ठीक है। ए एंड मतलब मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, ठीक है, मैट्रिक्स ए एंड बी आर, ठीक है, ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल, ठीक है। लेकिन यही अगर यहाँ पे रहता है, जैसे देखो एक मैट्रिक्स ए है ना, इसका नाम अलग देते हैं, मान लेते हैं पी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 2 1, है ना। एंड एक मैट्रिक्स क्यू है 0 1 x एंड y, है ना। तो यहां बोल सकते हैं कि ये भी ऑर्डर कितना है, 2 × 2 का, और ये भी ऑर्डर कितना है, 2 × 2 का, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है दोनों क्या है, कंपेरेबल है। ये चीज क्या है, इसके लिए, है ना, कि ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो दो मैट्रिक्स का कंपेयर करना आसान, सॉरी कंपेयर कर ही नहीं सकते, ठीक है।
जब ऑर्डर उनके सेम होंगे तभी उन दोनों मैट्रिक्स का अपन क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कंपेयर होता कैसे है, जैसे कि देखो मान लेते हैं इन दो मैट्रिक्स का कंपेयर करना है, तो बोलेगी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। तो एक्स की वैल्यू देखिए, जो जिस प्लेस पे अपने सामने वाले मैट्रिक्स के उसी प्लेस पे कंपेयर करेगा। जो जिस प्लेस पे है अगर मान लेते हैं मैट्रिक्स ए की हम मैट्रिक्स बी से कंपेयर करते हैं, तो मैट्रिक्स ए का कोई भी अंक उसी प्लेस पे मैट्रिक्स बी के किसी अंक से कंपेयर करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्सेस। ठीक है, अब कंपेरेबल कब होगा, जब सेम ऑर्डर होंगे, दो मैट्रिक्स के ऑर्डर अगर सेम होते हैं तभी उनके बीच क्या होता है, कंपेयर होता है। ठीक है, अब इस चीज को अगर समझ लिया तो सवाल आपके सामने होगा। ठीक है, अब ये दो मैट्रिक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड एंड डब्ल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये और इसके बराबर है। ठीक है, तो इसमें भी देखो अगर बोले तो 2 × 2 का, ये भी 2 × 2 का है, यानी इन दोनों के ऑर्डर क्या है, समान है, तो इनकी कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, -1 के, है ना, -1 के, है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, और 2x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, y की और x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, कट गया। ठीक है, -2x प्लस x, यानी कि -x बराबर कितना हो जाएगा, -1, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 डाल देंगे, है ना, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो x मैं लास्ट में लिख देता हूँ, यानी x बराबर 1 आ गया, तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू इसमें 1 डालिए तो 1 हो जाएगा, तो -2, यानी -y बराबर -2, देन y बराबर कितना हो गया, 2, है ना। अच्छा चलिए एक बात सोचिए, अगला देखते हैं, यहाँ पे अगला 2x प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 5, 2x प्लस जेड बराबर 5, है ना। तो चलिए x की वैल्यू 1 डालिए, तो 2, 5 में से 2 गया कितना, 3, यानी z की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 3z प्लस w बराबर कितना है, 13। चलिए z की वैल्यू यहाँ पे 3 डाल दीजिए, 3 3 जा 9, तो यानी कि w बराबर यहाँ से कितना हो गया, 13 में से 9 गया कितना, 4, यानी w की वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्लियर है। तो ऐसे आपके सामने एक सवाल भी आ सकता है ना, सवाल आपके सामने पता चल गया, इफ ये दो मैट्रिसेस दे रखे हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। दोनों के बीच में किसका साइन है, इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, कंपेरेबल है, कंपेरिजन करके अपन निकाल सकते हैं इनका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये चीज, कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगला देखते हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इफ ऑर्डर आर सेम देन टू मैट्रिसेस आर एड, मतलब कि एडेड, मतलब कि दो मैट्रिक्स को जोड़ना हो या घटाना हो, बात इतना समझ लो, क्योंकि जोड़ भी क्या एक तरह का घटाव है, और मतलब सॉरी सब्ट्रैक्शन भी क्या एक तरह का एडिशन है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, सब्ट्रैक्शन पे ही बात समझ लो पहले। जैसे कि मान लेते हैं 2 में से अपने को 3 घटाना है, तो अपन लिख सकते हैं 2 प्लस -3 लिख सकते हैं ना। तो बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन भी क्या एक तरह का एडिशन है। ठीक है, तो चाहे यहाँ पे लिखा है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो सब्ट्रैक्शन पे भी यही काम लगेगा, आप लोग को ज्यादा घबराना नहीं है अगर सब्ट्रैक्शन भी करना हो तो। ठीक है, तो कह रहा है कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, तो कैसे होगा दोनों मैट्रिक्स का एडिशन, देखो कैसे होगा। इफ ऑर्डर आर सेम देन टू मैट्रिसेस आर ऑर्डर, मतलब एडेड। देखो एक मैट्रिक्स ए मान लेते हैं ना, इनका 2 1 4 3 है ना, ठीक है, इसको छोड़ दो, एक हटाओ, और एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं 0 -1 0 1। इन दोनों को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे, देखो यहाँ का फर्स्ट, यहाँ का मतलब a11, तो इसमें भी a11 के साथ ऐड होगा, यानी कि 2 + 0 2 + 0, ठीक है, 1 + -1 यानी 1 -1 हो जाएगा, 4 + 0 4 + 0 हो जाएगा, है ना, एंड 3 + 1 यानी कि 3 + 1 हो जाएगा। क्लियर है चीज, समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ पे नहीं। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी यहाँ पे। ठीक है, इस चीज को अपन क्या कर सकते हैं, कैसे ऐड करना है, इस चीज को आपने समझ लिया होगा। ठीक है, लेकिन याद रखें एक बात यहाँ पे कि हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्शन कब होगा, जब वो मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नहीं ऐसा भी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही ऐड कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर इसमें 3 रोज 2 कॉलम है, तो इसमें भी 3 रो 2 कॉलम होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं एक और आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूं। जैसे देखिए 1 2 3
4 0 1 है ना। ये क्या है 2 रो एंड 3 कॉलम प्लस है ना 0 1 1 -1 0 1 2 0 1 ठीक है। ये भी क्या है तो देखिए ये दोनों ऐड होंगे क्या, नहीं हो सकते ऐड, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 रो 3 कॉलम है बट यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम है, तो ये नहीं ऐड हो सकते है ना। तो आपको करना क्या होगा, इसको भी 2 रो 3 है ना 1 0 0 -1 2 1 है ना। अब देखो ये भी क्या हो गया 2 × 3। अब इन दोनों को अपन जोड़ सकते हैं, तो जो जोड़ने पे जो ऑर्डर प्राप्त होगा वो भी ऑर्डर किसका होगा, तो 2 × 3 का होगा। जैसे देखो 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + 0 कितना हो गया 2, 3 + 2 कितना हो गया 5 है ना, 4 + 0 कितना हो जाएगा 4, 0 + -1 यानी कि -1 एंड 1 + 1 कितना हो गया 2। ये भी मैट्रिक्स कितना है 2 × 3 का है। तो शायद आपको ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। तो चलिए 3 + 1 कितना हो गया 4, तो हमें y से मतलब है ना, तो 5 + y बराबर कितना है 0 है, यहाँ से 5 + y, इसका 5 इसका y को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। दैट इम्प्लाइंग यहाँ से बोल सकते हैं y बराबर कितना आ गया -5 है ना, एंड x + 1 बराबर कितना है 5 है, x + 1 मतलब इसका x और इसका 1, तो ये क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। देन x + 1 बराबर 5, दैट इम्प्लाई x बराबर कितना आ गया 4। क्लियर है चीज। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो शायद आपको समझ में ये चीज आ गया होगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अब देखिए एडिशन पे जो है ना कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम है, उनको समझ लो आप कि a + b करो या b + a करो, बात एक ही है। a + b ब्रैकेट और c, चाहे पहले इन दोनों को जोड़ के इसमें जोड़ो या पहले इन दोनों को जोड़ के इसके साथ जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स जोड़ते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है ना। अगर किसी मैट्रिक्स में है ना, अगर उसके उसी मैट्रिक्स को अगर माइनस साइन के साथ जोड़ते हैं, मतलब कि घटाते हैं उसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से, तो हमेशा क्या निकल के आएगा नल मैट्रिक्स निकल के आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, इस बात का ध्यान रखना। मैंने भी बताया था ना, चाहे आप ऐसे लिखो a - a बराबर 0, या फिर आप ऐसे लिख लो a + -a बराबर क्या 0। क्लियर है, दोनों बातें क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए ये जो है ना डायरेक्ट ऐसे सवाल में अभी आप लोगों को सवाल दूंगा, इस पे समझ लेना आप लोग। तो ऐसे आपके एग्जाम में आते हैं सवाल, कैसे आएंगे मैं चीजें बताऊंगा अभी, ठीक है। देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स है आपके सामने, ठीक है, यहां से समझना आप लोग। कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं A है, कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं A है ना। ऑर्डर कितना है A B C एंड D है ना। ये क्या है 2 × 2 है, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसमें अपन कोई x से गुना करते हैं, तो इसमें x से गुना करने का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट अंदर हैं, जितने भी अंक हैं, जितने भी पोजीशन पे हैं, सारे नंबर्स में x से गुना होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट पे ये नहीं होता था, किसी एक रो या किसी एक कॉलम होता था ना, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसमें सारे में गुना होगा। जैसे कि a बराबर इतना है तो बोल सकते हैं कि xa बराबर कितना हो जाएगा ax bx cx एंड dx, ठीक है। क्लियर है चीज, ax bx cx एंड dx। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आप लोगों को ये चीज आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये बात शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम लोगों ने देखिए, और इस चीज को जो है ना आप नियम पे ना लिखें, नियम पे ना लिखे कि ए, मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है, जैसे इसको नियम पे ऐसे बनाते हैं, जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स है जो कि aij है ना, और ऑर्डर क्या है m × n का है, तो अपन ka करते हैं, तो ka करने का मतलब होता है kaij और ऑर्डर कितना होगा m × n। सिंपल सी बात है यार कि अगर मान लेते हैं किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से, किसी कांस्टेंट से अपन गुना करते हैं तो सारे एलिमेंट में करेंगे, ठीक है। और अगर गुना कर सकते हैं सारे एलिमेंट में, तो कॉमन भी सारे एलिमेंट से कर सकते हैं, कॉमन भी सारे एलिमेंट से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं।
तो यहां तक ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी मेरे ख्याल से। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब किसी मैट्रिक्स के अंदर किसी नंबर से आप गुना करते हो तो उसके सारे एलिमेंट में गुना होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, x एंड y की वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, तो देखिए 4 से इसमें भी गुना होगा 4x, तो 4x हो जाएगा। अपने को क्या चाहिए x इंटू वाई, 4 से तो सब में गुना होगा तो 4x, और ऐड किस में होगा 3 में, बराबर कितना है 6 है। देन बोल सकते हैं कि x बराबर कितना हो गया 6 माइनस 3 कितना 3/4 आ गया। उस तरफ 4 से इसमें भी गुना होगा है ना, तो बोलेंगे 4y माइनस 12, और ये जो है प्लस किसके साथ होगा 1 के साथ, बराबर क्या है -2 है ना। तो कितना हो गया -11 हो गया, -11 हो जाएगा क्या हो जाएगा +11 है ना। तो -2 + 11 यानी कि प्लस का 9 है ना। तो 4y बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 9, देन y बराबर कितना हो जाएगा 9/4। क्लियर है, चीज समझ में आ गया आप लोग कैसे करना है। अब ऐसा नहीं कि आप सब में गुना कर लो है ना, अपने को जो जरूरत है वही काम करना है। अपने को x और y की वैल्यू चाहिए ना, तो 4 को x से गुना करो, प्लस में 3 करो, = 6 करो, उस तरह 4 में y - 3 से गुना करो, फिर 1 प्लस करो एंड -2 = करो है ना। देन वहां से आपको x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, चीज समझ में आ गया आप लोग को स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे एक चीज है कि जब आप लोग को डिटर्मिनेंट निकालने आता होगा, डिटर्मिनेंट तो सबको निकालने आता है ना, तो चलिए डिटर्मिनेंट निकालने आता है तो वहां पे एक बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है, समझना इसका मतलब क्या है। कोई मैट्रिक्स सपोज दैट ए है ना, तो उसमें अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, डिटर्मिनेंट तो आप सबको निकालने आता ही है मेरे ख्याल से है ना। तो अगर आप इसमें k से मल्टीप्लाई करके, अगर इस मैट्रिक्स ए में k से आप कोई कांस्टेंट स्केलर से मल्टीप्लाई करके तब उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो ये डायरेक्ट बराबर होता है k का पावर n। और यहाँ पे n क्या है, तो n जो है क्या है आपके सामने, तो n उस मैट्रिक्स का क्या है ऑर्डर है। लेकिन हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि a जो है क्या है, a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब बोलोगे सर क्यों a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, क्योंकि मेरे दोस्त स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकालते हैं। समझ में आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या है निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्योंकि डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना, नहीं होते तो अपन बनाते हैं। तो जब कोई मैट्रिक्स है और मैं उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, वो इक्वल मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी बट मैंने लिख दिया। तो देखिए तो यहां पे n क्या है, तो n जो है n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। n क्या है, तो n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है। क्लियर है, n आपका क्या है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, तो k का पावर n कर दो डायरेक्ट एंड ये लगा दो। ठीक है, समझ में आ गया। अगर सारे में आप उस k से मल्टीप्लाई करके देन आप उसका डिटर्मिनेंट निकालते हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका लेंदी हो जाएगा ना। तो कॉमन भी करना चाहो तो कोई खास अंक अगर सब में से कॉमन हो रहा है तो कॉमन बाहर कर लेंगे, और वो जितना उसका ऑर्डर होगा उसके पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट अभी इसके बाद एक सवाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, देखो कैसे। जैसे आपके सवाल है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 फाइंड -3, आप क्या है ए है मैट्रिक्स है, तो आपको फाइंड ऑर्डर कितना है 3 है ना। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप क्या करेंगे -3 का पावर क्या करेंगे 3, ऑर्डर कितना है 3, एंड आप ऐसे कर लें है ना। ऑर्डर कितना है 3, तो -3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे -27 है ना मैट्रिक्स ए। आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। क्लियर है, तो इस तरह के आपके एग्जाम में सवाल आएंगे मेरे दोस्त, याद रखना इस बात को है ना। ऑर्डर कितना है 3 है, तो -3 को अपन कॉमन कर लिए है ना, क्योंकि माइनस तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -3 कॉमन किया, ऑर्डर 3 था तो पावर अपन क्या कर दिए 3 कर दिए, और -3 का क्यूब कितना हो जाएगा -27 है ना। और इस तरीके से आपका क्या आ गया, तो बोल सकते हैं ये मैट्रिक्स ए है ना। मैट्रिक्स ए का हमने क्या करना है डिटर्मिनेंट निकाला है, इसका मतलब क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। ठीक है, आगे डिटर्मिनेंट अब पढ़ाएंगे आप लोगों को।
देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझिए। सबसे पहली बात तो मल्टीप्लीकेशन होता कहाँ है, इस बात को देखिए। तो मैं आपको समझा दूं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, इसका ऑर्डर कितना है m इंटू n, है ना, और एक मैट्रिक्स आपके सामने क्या है b है, इसका ऑर्डर अगर आपके सामने n इंटू p होगा तभी इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका जो है कॉलम और इसका रो, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके मल्टीप्लाई होगा। तभी यहां पे बोल सकते हैं, तभी बोल सकते हैं कि ए बी जो है एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन क्या बी एग्जिस्ट करेगा? तो देखो बी ए की बात कर लेते हैं। बी मैट्रिक्स है हमारे पास, है ना, तो बी ए क्या है, n इंटू पी, और ए क्या है बताइए, ए आपके सामने है m इंटू एन। तो देखिए यहाँ पे तो p है और यहाँ पे n है, ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो बोलेंगे कि दैट इम्प्लाई यहाँ से बी ए डजंट एग्जिस्ट। याद रखना इस बात को कि कोई मैट्रिक्स, इसका रो है ना, इसका कॉलम, फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी आप दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पे लिख सकते हैं फर्स्ट वाले का कॉलम, नोट में कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मैट्रिसेस मत करो, मैट्रिक्स कर दो, इज इक्वल टू रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तभी ये क्या होगा, मैट्रिक्स होल्ड करेगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ देख लो आप लोग, है ना, मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 इंटू 3 है ना, एंड एक बी मैट्रिक्स है 3 इंटू 4। हमने मल्टीप्लाई किया तो एक मैट्रिक्स हमारा क्या आया, सी आया। सी आया तो उसका ऑर्डर क्या होगा, देखो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पे दोनों में 3 कॉमन है तो सबसे पहले तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसका ऑर्डर आएगा 2 और 4, यानी कि 2 इंटू 4। समझ आ गया? ऑर्डर क्या आएगा, 2 इंटू 4, ठीक है। क्लियर है चीज? मैंने शायद पीछे बताया है, नहीं बताया तो देख लो। हाँ, ए भी एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे इसका गुना होगा तो मान लेते हैं कि मैट्रिक्स आपके सामने सी आया, तो सी का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, m इंटू पी, ठीक है। सी का ऑर्डर क्या होगा, m इंटू पी, अगर हम इन दोनों को गुना किए तो। क्लियर है ये बात? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोग बता रहा हूँ, चीजों को समझ लेना आप लोग, ठीक है, और प्रयास करना समझने का, ठीक है। क्लियर है? जैसे कि मान लेते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर होगा, है ना, जैसे मैं एक मैट्रिक्स देता हूँ A और मैंने लिख दिया 3 इंटू 4, है ना, और एक B मैं मैट्रिक्स देता हूँ, मैं इसको भी देता हूँ 3 इंटू 4, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ 4 और 3 क्या है, इक्वल नहीं है, तो बोल सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ये नहीं करेगा। क्लियर है? डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो क्या हो, इक्वल हो। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। कोई यहाँ पे दिक्कत होगी आप लोगों को? मेरे ख्याल से नहीं होगी अब दिक्कत, ठीक है, मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूं यहाँ पे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उस चीज को सीखेंगे आप, है ना। एक मल्टीप्लाई करना मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। देखिए एक मैट्रिक्स मैंने बनाया, जैसे 2 2 1 4 0 1 2, ठीक है। ये क्या है, 2 रो और 3 कॉलम का है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 1 1 0
0 1 2 2 1 3, ठीक है। और ये कितना है 3 इंटू 3। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके सामने क्या आएगा बताइए। तो देखिए यहाँ से क्या देख रहे हैं कि 3 से 3 क्या हो गया, हट गया। आपका जो ऑर्डर आएगा क्या आएगा, 2 इंटू 3 का आएगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए कैसे करना है। इसके प्रत्येक एलिमेंट को इसके प्रत्येक एलिमेंट से गुना कीजिए, ठीक है। और ये आपके फर्स्ट प्लेस पे आएगा। तो देखिए 2 एकम 2, 1 में 0 से गुना करेंगे 0 और 4 दूना 8, तो 8 और प्लस 2 कितना हो गया, यहाँ पे आएगा 10, ठीक है। क्लियर है चीज। पहले कैसे आया, तो 2 से 1 में किए 2 आया, है ना। फिर 1 में 0 से किए आपका 0 आया, एंड 4 में 2 से किए कितना है 8, एंड 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, ठीक है। क्लियर है। उस तरह देखिए फिर इसको अपन क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ, इसी को इसके साथ करेंगे, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देखिए 2 में 1 से 2, 1 में 1 से 1, एंड 4 में 1 से 4, यानी 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। फिर उस तरह आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 में 0 से 0, 1 में 2 से 2, एंड 4 में 3 से 12 एंड कितना हो गया 4 3 12 और 2 14, है ना। हमारे 2 रो और कितने कॉलम बनने चाहिए, 3 कॉलम बनने चाहिए। तो चलिए एक रो अब आप उठाइए किसको, इसको, और फिर से आप इसमें सबसे गुना कीजिए। तो 0 में 1 से 0, 1 में 0 से 0, 2 में 2 से करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। चलिए 0 में 1 से 0, 1 में 1 से 1, 2 में 1 से 2, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। 0 में 0 से 0, 1 में 2 से 2, एंड 2 में 3 से कितना हो जाएगा 6, और 2 कितना हो गया 8। तो जो हमारा मल्टीप्लीकेशन आया देखिए 2 रोज और 3 कॉलम का मल्टीप्लीकेशन आया कि नहीं, यहाँ बोलो आ गया ना। तो आपको अब मल्टीप्लाई करना आई थिंक आ चुका होगा, ठीक है। वैसे आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन मैंने एक बार और बता दिया, ठीक है। आगे बढ़िए। अब जैसे एक सवाल है कि फाइंड ए बी करना है अपने को, है ना। तो देखिए ये कितने का मैट्रिक्स है, ये आपके सामने 3 इंटू 3 का, और ये कितना है 2 इंटू 2 का, है ना। 2 इंटू 2 का है। तो बताइए तो आपका ए बी क्या आएगा, यहाँ से डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। डज नॉट एग्जिस्ट आएगा कि नहीं आएगा बताइए। ए बी यहाँ पे क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए था, है ना। बट ये तो 3 इंटू 3 का, ये 2 इंटू 2 का है, तो ये एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका, ठीक है। चलिए आइए अब यहाँ से कुछ लॉज के बारे में पढ़िए आप लोग, कुछ नियम है इनके भी, है ना। नियम क्या है कि देखिए ए इंटू बी सी चाहे ए बी इंटू सी कर दे, लेकिन इस बात पे आप ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ए इंटू बी प्लस सी करो, 2 मैट्रिक्स है बी और सी, ए बी सी 3 मैट्रिक्स हैं, तो बी प्लस सी को ऐड करके ए से गुना करो, या फिर डायरेक्ट आप ए में बी से गुना करो, फिर ए में सी से गुना करो, इन दोनों को ऐड कर दो, बात दोनों की, है ना। काम आएंगी ये सारी चीजें, है ना। लेकिन ए बी डजंट इक्वल टू बी ए होगा, इस बात का जिक्र मैंने पहले कर दिया था, ठीक है। ए में अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करते हैं, चाहे ए में आई से गुना करो चाहे आई में ए से गुना करो, बात एक ही है। ये किसके बराबर आएंगे, ए के बराबर ही आएंगे। आई यहाँ पे क्या है, फॉर यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो है आप इसी तरीके से इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, बताने वाली बात यहाँ पे ये थी जिसका मैंने जिक्र कर दिया था। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 2 इंटू 2 का है, ठीक है, और एक मैट्रिक्स बी है, ठीक है, ये बोल सकते हैं 2 इंटू 3 का है। तो ए बी तो एग्जिस्ट कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा बताइए। तो ए बी की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो यानी कि ए बी जो आपका मैट्रिक्स बन के आएगा वो क्या बन के आएगा 2 इंटू 3 का। लेकिन अगर बी ए करे 2 इंटू 3, बी ए करें तो 2 इंटू 3 कर ले, और 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए था, है ना। मतलब क्रॉस वाले अगर इक्वल हो रहे हैं तब हम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे तो ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा है बट बी ए तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो बोल सकते हैं ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। इस पे आपके सवाल बनेंगे, देखो कैसे।
अब यहां से मैं एक चीज आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म पे ही सवाल है। तो देखो a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन एलजेब्रा के अंदर हम लोग ये बात पढ़ते थे, इन एलजेब्रा में हम लोग क्या पढ़ते थे, ये वाली बात पढ़ते थे, ये एलजेब्रा के अंदर हम लोग ये चीज पढ़े हैं। लेकिन मैट्रिक्स में अगर a और b दो मैट्रिक्स हैं तो देखो क्या उनका कंडीशन बनता है। मान लेते हैं a एक मैट्रिक्स है और एक b मैट्रिक्स है, ठीक है, और इनका होल स्क्वायर है, तो हम इसी चीज को लिख सकते हैं ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ध्यान रखना इस बात का, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो चलिए अब इनको गुना, a में a से गुना होगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, a में b से गुना होगा तो क्या आएगा, प्लस का ab, है ना। b में a से गुना होगा तो क्या होगा, प्लस का ba, एंड प्लस b में b से गुना होगा तो क्या होगा, b स्क्वायर। क्योंकि ab और ba इक्वल नहीं होता है इसलिए यहाँ पे जुटेगा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे a और b किसको डिनोट कर रहा है, कोई नंबर को डिनोट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे a और b क्या है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में a b और b क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। तो a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब दो मैट्रिक्स कम का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, तो इसके बराबर होगा, ठीक है। अगर चलिए यहीं पे ये बात होती कि a माइनस b का होल स्क्वायर, तब हम कहते हैं क्या, a माइनस b इंटू ए माइनस बी, ऐसे दो बार कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। जब हम करेंगे तो a में a से गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, a में अगर गुना करेंगे माइनस बी से तो माइनस ए बी आएगा, यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी ए, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गई ये बात। उस तरह अगर मैं बोलूं कि एक फॉर्मूला आपके सामने आता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस बात का भी जिक्र करना। तो a में a से गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, है ना। a में अगर a में यहाँ पे b से गुना करते हैं तो माइनस ए बी आएगा, ठीक है। उस तरह b में a से गुना करते हैं तो प्लस का b आएगा, एंड प्लस माइनस माइनस क्या आएगा, b स्क्वायर आएगा। क्लियर है। तो ये तीन फार्मूला याद रखना, बस याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बस इतना याद रखना कि ये अलजेब्रा की बात थी और ये बात आपकी क्या है, मैट्रिक्स की बात है ना। ये आपके लिए क्या है, मैट्रिक्स की बात है, ठीक है। ये काम आएंगे, ठीक है। ये अलजेब्रा में था, ये मैट्रिक्स में था, ठीक है, इन मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स, ठीक है, अलजेब्रा अलग है, इन मैट्रिक्स अलग है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ आपके सामने सवाल है, इफ a बराबर जो है i 0, यहाँ पे आयोटा, ये चीज क्या है, आयोटा है, ठीक है। ये i का मतलब यहाँ पे आयोटा है, ठीक है, i 0 0 i एंड b इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, ए स्क्वायर, है ना, माइनस ए बी, ठीक है, एंड प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला तो आपके सामने है, माइनस ए बी प्लस बी ए। चलिए एक बात सोचिए, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये माइनस ए बी है एंड सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए, है ना, ठीक है, प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। बच्चा जो है एक नजर में ही इस चीज को देख के यहां से इसको मार के आ जाएगा आंसर, लेकिन ये चीज गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि सबसे पहले आप इस बात का तो चेक कर ले कि क्या ए बी और बी ए क्या आता है। यहाँ पे एक बार इस चीज को चेक कर ले आप लोग। डायरेक्ट फार्मूला याद करने से नहीं होता है, फार्मूला का एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए, ठीक है, फार्मूला का एप्लीकेशन भी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए बी की बात कर लेते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं। ए बी क्या आता है, देखो ए बी गुना कर लेते हैं, ए बी, ठीक है, 2 इंटू 2 है तो 2 इंटू 2 तो गुना हो जाएगा दोनों में। आई में 0 से गुना करेंगे क्या आएगा, 0, ठीक है, और आई इंटू, सॉरी अभी जोड़ना भी तो है ना, लेकिन आएगा 0 ही, खैर कोई नहीं, मैं बताता हूँ। आई इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस आई क्या आ जाएगा, आई इंटू 0 0, एंड 0 इंटू माइनस आई 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके लिए 0, ठीक है।
जोड़ेंगे तो फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम i इंटू आई, आयोटा स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1 माइनस है तो +1 आ जाएगा, एंड सॉरी 0 इंटू 0 0 ही होगा 1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 इंटू 0 0, i इंटू आई, आयोटा स्क्वायर एंड -1 और -1 प्लस, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उस तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, 0 इंटू आई आपके सामने क्या आएगा 0 आएगा, i इंटू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी ab की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई, इतनी आ गई, ठीक है। आगे देखिए, अब हम कर लेते हैं ba। अब ba क्या है, इसको इधर पहले b को इधर रख लो फिर a को इधर, है ना। तो चलो इसका रो और इसका कॉलम लेंगे, तो रो में इसका लेंगे तो 0, कॉलम इसका लेंगे तो 0 इंटू आयोटा क्या आएगा बताओ 0, और माइनस आयोटा इंटू 0 क्या आएगा 0, तो यहां पे क्या आ गया 0, ठीक है। अब देखिए हमने क्या लिया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे तो यहां लिखेंगे तो 0 इंटू 0 कितना आएगा 0, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, तो माइनस आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -1 और माइनस कितना हो जाएगा +1। अब हम बात करें कितना, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। हमने यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिया था, अब हम सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो i इंटू बिल्कुल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। चलिए अब सेकंड रो ये क्या है, यहाँ पे सेकंड रो का है, सॉरी इसका लेंगे अपन कितना b, सॉरी हाँ इसको लेके एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है, एंड फिर सेकंड कॉलम माइनस आयोटा इंटू आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 1 एंड 0 इंटू 0 1, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको इसके साथ करेंगे माइनस आयोटा इंटू 0 0 एंड 0 इंटू आयोटा 0, तो आपके सामने क्या क्या 0, ठीक है। अब एक बात बताइए, फार्मूला तो हमारा इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए बी की वैल्यू जितनी आ रही है उतनी ही वैल्यू बी ए की आ रही है, मतलब ए बी और बी ए दोनों क्या हो गए आपके यहाँ पे, ए बी और बी ए दोनों इक्वल है, यानी कि प्लस और माइनस तो कट जाएंगे, जब दोनों चीजें इक्वल हैं तो कट जाएंगे, है ना। जब वो कट जाएंगे तो अपन क्या बोल सकते हैं, जब वो कट जाएंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए बी और बी ए यहाँ पे दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ए बी की वैल्यू ये रखते हो बी ए की वैल्यू, तो दोनों प्लस माइनस में कट जाएंगे, अगर बराबर है तो क्या होंगे कट जाएंगे, ठीक है। तो कट जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसके बराबर बचा क्या हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आइए, If A and B are square matrices of the same order then A plus B का होल स्क्वायर है ना, तो A plus B का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपके सामने कोई कंडीशन नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बताया था अभी बताइए, A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस BA स्क्वायर, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। यहाँ पे करें इफ A बराबर इतना एंड B बराबर इतना है देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। तो बताइए A बराबर आपके सामने दे रखा है और B बराबर दे रखा है, तो सबसे पहले अपन A B निकाल लेते हैं, है ना, यानी कि 1 0 0 -1, है ना, ये क्या हमारा A B है, ध्यान रखें 0 -1 1 एंड 0, ठीक है। 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0 आएगा, है ना। 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 0 0 यानी -1, ठीक है। अब आइए 0 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 1 -1 ठीक है। फिर इसके साथ इसको गुना करते हैं, 0 इंटू -1 कितना हो जाएगा 0 -1 इंटू 0 0, यानी ए बी की वैल्यू आपके सामने क्या आई, ये आई। अब चलिए हम बी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बी ए पहले लिख लो 0 -1 1 एंड 0, ठीक है। ये कर लो यहाँ पे 1 0 0 -1, ठीक है। चलिए 0 इंटू 1 है ना, 0 -1 इंटू 0 0, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। 0 इंटू 0 0 -1 इंटू -1 +1, है ना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0
तो 1 आ गया, ठीक है। इसको करेंगे तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -1 0, है ना। तो देख आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ए बी की वैल्यू जो हमारी आ रही है वही वैल्यू बी ए की भी आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस है। अगर हम माइनस कॉमन कर ले तो बात बन जाएगी कि नहीं हमारी, यानी अपन बोल सकते हैं कि यहाँ बताइए कि बी ए बराबर है, यहाँ पे बी ए किसके बराबर है, तो बी ए बराबर है माइनस ए बी के। अगर मैं माइनस से इधर गुना कर दूं तो माइनस से करूंगा तो माइनस सब में हो जाएगा, तो -0 +1 0, तो ये ए बी बी ए के बराबर हो जाएगा ना। तो ये इधर आके ऐड हो जाएगा, यानी कि ए बी प्लस बी ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से ए बी प्लस बी ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। ए बी प्लस बी ए आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा गुना आप लोग फास्ट करेंगे तो चीजें आपके लिए क्या होंगी, आसान होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने क्या बताया था, बताइए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब कि ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बताया था बताइए, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए एंड प्लस बी ए स्क्वायर, यही बताया था ना। तो देखिए माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर, आपके सामने ऑप्शन क्या है, सी है, ठीक है। देखिए इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। और मैं आपके ऑथेंटिक बुक से ही सवाल ऐसे आपको बता रहा हूँ कि ऐसे सवाल उसमें दिया था, तो ही मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगला सवाल है फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी, दो मैट्रिक्स ए एंड बी है तो उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए, क्या ए बी बी ए इज ऑलवेज ट्रू, नहीं, ट्रू है क्या, बोलो। फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी, क्या ए बी एंड बी ए ऑलवेज सही है, ऑलवेज सही नहीं है ना। ए बी बराबर बी ए नेवर ट्रू, क्या ए बी और बी ए कभी भी सत्य नहीं है सत्य है। कुछ कंडीशन में जैसे यूनिट मैट्रिक्स है ना, नल मैट्रिक्स है, उनमें सत्य है। समटाइम्स ए बी बराबर बी ए होल्ड्स एंड समटाइम्स ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि आपका ऑप्शन क्या है, सी है। मतलब कि कभी कभी ए बी बराबर बी ए होल्ड करता है, कभी कभी नहीं करता है, ठीक है। वेन एवर ए बी एग्जिस्ट देन बी ए एग्जिस्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि ए बी जब एग्जिस्ट करेगा तभी बी ए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने आपको इस चीज़ को समझा दिया था, ठीक है। तो ये बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे आपके सामने ऐसे 4 ऑप्शन देके आपको फंसाने की प्रयास की जाएगी, फंसना नहीं है आपको। For any 3 square matrices of the same order, which of the following does not hold? याद कीजिए मैंने बताया था ना 3 स्क्वायर मैट्रिसेस है ना, तो कौन सा होल्ड नहीं करेगा, ए बी सी, ये तो सही है। ए इंटू बी ये भी सही है, ए इंटू बी माइनस ये भी सही है। ए बी बराबर 0 जब ए बराबर 0 है, बी बराबर 0 ऐसा नहीं है ना। दोनों भी 0 हो तभी भी 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि ए बी दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों में से किसी एक को 0 होना चाहिए, दोनों को 0 होना चाहिए ना, कभी भी कंडीशन में 0 हो सकता है, तो ये आपका होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ ए बराबर इतना है फाइंड ए स्क्वायर। सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो एक बात के लिए, अगर मान लेते हैं आप ए स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है, तो इसको करने से अच्छा है कि थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। ए है ना, अगर मैं बोलूँ कि इसमें से 2 कॉमन कर लो तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 1 है ना, एंड 1 -1, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर आप इसका स्क्वायर कर रहे हो तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 ये होना चाहिए, है ना। लेकिन चलो इस बात को छोड़ो, अभी सिर्फ आपके सामने इतनी सी बात है, तो आप 2a कॉमन कर लिए, है ना। अब जो है हमारे पास क्या है, ए, यानी कि आप ऐसे देखो, ए बराबर क्या है 2a, है ना। हमें ए स्क्वायर करना है, ठीक है, तो इसको इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी कर दो और इधर भी कर दो, है ना। मतलब इसको 2 बार गुना करना है इसी चीज को, तो चलो एक बार लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना। लेकिन मैं आपको समझा रहा था थोड़ा देर पहले जो बातें बताई थी, लेकिन एक बार मैं लिख के बताता हूँ, -1 1 1 -1, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 4, ठीक है। अब इन दोनों को हमने गुना करना स्टार्ट किया, -1 इंटू -1 1, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एंड 1 इंटू 1 1, कितना हो गया 2, है ना। -1 इंटू -1 कितना हो गया 1, एंड 1 इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। चलिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 इंटू
-1 कितना हो गया बताइए, -1 इंटू -1, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू -1 -1, तो ये कितना हो गया -2 हो गया। चलिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1 -1, -1 इंटू 1 -2, तो कितना हो गया आपके सामने ये -1 और -1 -2, और इन द सेम वे यहाँ पे भी क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है आएगा। क्या इसी चीज को हमने a मान रखा था क्या, है ना, a मान रखा था क्या इसको, नहीं, ये चीज a नहीं है, ये क्या है आपके सामने a, ये नहीं है, a के लिए क्या था माइनस यहाँ पे था, ठीक है, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे माइनस कॉमन कर लेंगे, यानी कि a² बराबर ये आ गया। माइनस कॉमन करेंगे अगले स्टेप में, तो माइनस कॉमन करेंगे तो देखो क्या होगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए -4, और इसी चीज को हमने क्या बोला था, a बोला था, तो बोल सकते हैं कि a² बराबर यहाँ से क्या आ गया -4a, a² बराबर कितना आ गया -4a, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -4a, a² बराबर -4a, ठीक है। तो एक बार आप क्या करना चाहिए था, आपको गुना करना चाहिए था, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ गया आप लोग को। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, a बराबर आपके सामने 0 1 1 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a का पावर 4, ठीक है। तो सबसे पहले आप a² निकालो इसका, 0 1 1 0 है ना, 0 1 1 0, ठीक है। देखो क्या आता है, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, ठीक है। आइए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1 एंड 0 इंटू 0 1। ये किसकी वैल्यू है, a² की। अब a² है तो फिर इसी को इसी के साथ गुना कर लेंगे तो a का पावर 4 आ जाएगा, है ना। तो देखिए a का पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके सामने 1 0 0 1, 1 0 0 1, ठीक है। आगे बढ़िए, 1 इंटू 1 क्या आएगा आपके सामने 1 आ गया, है ना, सॉरी 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 प्लस 0 कितना हो गया 1 हो गया, 1 इंटू 0 बोलिए 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो यहाँ पे आ गया 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 बोलिए 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, यानी देखिए क्या आ गया a का पावर 4 0, हमने गलत गुना कर दिया क्या यहाँ से, 0 इंटू 0 0, ठीक है, 1 इंटू 1 1 1 आ गया, ठीक है, 1 0 0 1, 1 0 0 1, 1 इंटू 1 1, ठीक है। तो a का पावर 4 आपके लिए क्या आ गया, तो 1 0 0 1, बिल्कुल सही है। मेरे को लगा था कि a के फॉर्म में आएगा, बट नहीं, ऑप्शन आपके सामने ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये हो गया, ठीक है। तो देखिए अभी तक जो हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा है ना, ये पहला क्लास है आपके लिए, ठीक है। एक क्लास और लेंगे और इसमें से सारी बातें बता देंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर कर देंगे, मतलब जो क्वेश्चंस आने वाले होते हैं एग्जाम में वो भी। हालांकि मैं एग्जाम जो क्वेश्चंस आने वाले वो साथ साथ भी लेके चल रहा हूँ आपके लिए, ताकि कंसेप्ट के साथ साथ आपका सवाल पे कमांड भी होता चला जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।